हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे और सभी अच्छे से अपने स्टडी कर रहे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी ब्लॉग विशिवेंद्र पर। आज इस वीडियो में जैसा आप सभी को सामने लिखा हुआ दिख रहा होगा, हिमाचल प्रदेश जुडिशियल सर्विस रूल्स 2004 के बारे में बात कर रहे हैं। जी हाँ, आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि जल्द ही जो है आपके वैकेंसीज जो है आने वाली हैं हिमाचल प्रदेश जुडिशरी की। देखिए, अगर स्टूडेंट्स को इस चीज़ का नोटिफिकेशन मिल जाता है कि वैकेंसीज जो है आने वाली हैं, तो लगभग क्या होता है, बच्चा पूरी प्रिपरेशन के साथ लग जाता है, बट तब तक वैकेंसीज़ का कुछ नहीं होता उनको जानकारी की कब आएंगी कब तक आएंगी, तो थोड़ी सी प्रिपरेशन में जो है ढील स्टूडेंट्स दे देते हैं। तो यहाँ पर हम आपके लिए लेकर आए हिमाचल प्रदेश जुडिशियल सर्विस रूल्स के बारे में कि आखिर यहाँ पर जुडिशियल सर्विस के लिए हिमाचल प्रदेश में क्या रूल्स निकाले गए हैं। और यहाँ पर हम आपको बता दें कि जो हिमाचल प्रदेश जुडिशियल की वैकेंसी होते हैं सिविल जज की, उनको जो है कंडक्ट तो हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग कराता है, बट यहाँ पर जो जनरेट करता है वैकेंसीज़ की कितनी वैकेंसीज़ किस डिपार्टमेंट होंगी, ये हिमाचल प्रदेश का जो हाईकोर्ट है उसके द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। तो यहाँ पर हम आपको इस रूल के संबंध में बता दें कि क्या क्या यहाँ पर जो है वैकेंसीज़ का शेड्यूल रखा गया है कि कब तक आएंगी, कैसे आएंगी और क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो आइए आखिर तक बने रहेगा इस वीडियो में हमारे साथ, ताकि जो भी स्टूडेंट जो है क्या है इंटरेस्टेड है कि उसे हिमाचल प्रदेश जुडिशरी हिमाचल सिविल जज का एग्ज़ाम देना है, उसे हिमाचल प्रदेश में जज बनना है, तो आखिर तक हमारी वीडियो को देखिएगा और साथ ही साथ प्रिपरेशन में लग जाइएगा हिमाचल प्रदेश जुडिशरी के। जी हाँ, मेन देखिए यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा सिविल जज, तो मोस्टली आप लोग जानते हैं कि किस सिविल जज के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं हम लोग, हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पर सिंपल लिखा हुआ है कि सिविल जज की जो रिक्रूटमेंट कैसी होती है, डायरेक्ट होती है, बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट के आधार पर होती है। अगर आप उतने क्या है ऑब्टेन इन द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, यानी कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जो मेरिट के अकॉर्डिंग ऑब्टेन मार्क हैं, अगर वो बच्चा जो है अपीयर मतलब ऑब्टेन कर लेता है। रिटिन एज वेल एज ओरल वाइवा भी होता है, रिटिन भी होता है, उसके बाद ओरल वाइवा यानी कि जो इंटरव्यू होता है वो भी होता है। टेस्ट टू बी कंडक्टेड बाय द हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। देखिए कौन कंडक्ट कराएगा इसको, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जो है इसको कंडक्ट कराएगा। ठीक है, और आप देख रहे हैं कि किस किस प्रकार से जो है एग्जाम यहाँ पर कितनी कितनी स्टेज से गुजरना होगा। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं देखिए एलिजिबिलिटी की बात कि क्या क्या एलिजिबिलिटी जो है चाहिए। हिमाचल प्रदेश सिविल जज एग्जाम में अपीयर कौन स्टूडेंट हो सकता है, कौन कैंडिडेट जो है फॉर्म फिल कर सकता है, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या इंक्लूड क्वालिफिकेशन, यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जिसमें उसका क्वालिफिकेशन भी इंक्लूड है और एज भी इंक्लूड हुई है। तीन चीज़ें यहाँ पर इंक्लूड की गई है। तो बारी बारी से देखते हैं क्या क्या चीज़ें। देखिए सबसे पहले सिटीजन ऑफ इंडिया, भाई उसे क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। वही व्यक्ति जो है यहाँ पर इस एग्जाम में अपीयर हो सकता है जो सिटीजन ऑफ इंडिया होगा। दूसरे क्या कह रहे हैं कि उसके पास डिग्री होनी चाहिए। कैसी डिग्री होनी चाहिए, होल्डर ऑफ डिग्री इन लॉ एज रिकॉग्नाइज्ड बाय द बार काउंसिल ऑफ इंडिया, यानी कि उसके पास जो लॉ की डिग्री है वो ऐसे कॉलेज या यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए जिसको बार काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि BCI के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया हो। अगर किसी स्टूडेंट के पास ऐसे कॉलेज की डिग्री है जो कॉलेज जो है अप्रूवल नहीं है, रिकॉग्नाइज नहीं है BCI के थ्रू, तो वो डिग्री उसकी मान्य नहीं होगी। मोस्टली काफ़ी जो है नोटिफिकेशंस में चीज़ें पहले इंक्लूड होती हैं। तो आप लोग LLB या BLLB में एडमिशन लेने से पहले ये चीज़ देखिए कंफर्म कर लीजिएगा कि आप जिस कॉलेज से जो है अपनी या यूनिवर्सिटी से अपनी जो है लॉ करना चाहते हैं, लॉ ग्रेजुएट होना चाहते हैं, क्या वो वाकई में बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है नहीं। अगर आप वैसा नहीं चेक करते और वो नहीं है तो ये समझो कि आपके वो 3 ईयर या 5 ईयर जो हैं बेकार ही जाएंगे। नेक्स्ट आता है तीसरा पॉइंट, यहाँ पर क्या करें, एज लिमिट की बात कर रहे हैं। एज लिमिट कितनी होनी चाहिए, देखिए मिनिमम जो है 22 ईयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम 35 ईयर्स। बाकी देखिए 38 ईयर्स मतलब जो वो कास्ट के अकॉर्डिंग जो कैंडिडेट्स को जो रिलैक्सेशन मिलता है इसका, वो यहाँ पर जो है बात की गई है 3 साल का दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब हम आते हैं कि आखिर जो है यहाँ क्या शेड्यूल निकाला गया है डिस्क्रिप्शन वैकेंसीज़ के बारे में, जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए जैसा उन्होंने पहले ही बता दिया है कि वो क्या करें, टाइम शेड्यूल करें वैकेंसीज़ को निकालने का। क्या कर रहे हैं, टाइम फिक्स कर रहे हैं किसके लिए, वैकेंसीज़ को निकालने का। ठीक है, यानी कि इतने इतने समय के अंदर जो है मोस्टली गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, वो वैकेंसीज़ को इशू करेगी। कौन कौन से, देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसीज टू बी नोटिफाइड बाय द, मतलब जितनी भी भाई नंबर ऑफ वैकेंसीज जितनी भी निकलती हैं, ठीक है, उतनी वैकेंसीज वो यहाँ पर क्या कर देंगे, नोटिफाई कर देंगे। अब आप कब निकालोगे, यहाँ पर देखिए 5 जून, ठीक है, या फिर 5 दिसंबर।
तो अभी देखिए 5 जून वाला शेड्यूल तो अब हम फिक्स नहीं कर सकते क्योंकि निकल गया। तो अब आप लोगों को कौन से शेड्यूल की यहाँ पर बात करनी है, डेट्स की बात करनी है, जो 5 दिसंबर को वो अपना नोटिफिकेशन इशू करेंगे। तो देखिए सिंपल यहाँ पर जो रूल है 2004 का, उसमें उन्होंने पहले ही खोला हुआ है कि कैसे कैसे जो यहाँ पर है वो अपनी वैकेंसीज को जो है क्या करेगा, इशू करेगा, जारी करेगा नोटिफिकेशन। तो पहला कब करेगा, 5 जून को, यानी कि 6 महीने के अंदर पर होगा, यानी कि एक साल में कितनी बार हेल्ड कराएगा, ट्वाइस इन ईयर, यानी कि जो रिक्रूटमेंट होंगी एक साल में 2 बार निकालेगी, वो सर्कमस्टेंसेस के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कि कितनी उस समय जो है वैकेंसीज हैं। तो अभी हम जो देखिए जो फॉलो करेंगे हम मेथड, वो कौन सा करेंगे, 5 दिसंबर वाला। तो ये देखते हैं कि 5 दिसंबर को जो ये अपना नोटिफिकेशन वाला बता रहे हैं इशू करना इनको, तो उसके संबंध में क्या क्या इन्होंने डेटेड जो है रखी है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इन्हें क्या करना होगा, एडवर्टाइजमेंट इनवाइटिंग एप्लीकेशंस फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट। सबसे पहले तो ये क्या करेंगे, अपना जो एडवर्टाइजमेंट करेंगे, जो नंबर ऑफ वैकेंसीज निकालेंगे वो 5 दिसंबर को उन्होंने मान्य कर दी। फिर जो अपना एडवर्टाइजमेंट निकालेंगे इन बच्चों, जो एप्लीकांट्स हैं उनको इन्वाइट करने के लिए कि वो एलिजिबल हैं उस फॉर्म को फिल करने के लिए, नहीं कैंडिडेट्स, तो वो 15 दिसंबर को निकालेगा। उसके बाद जो एप्लीकेशन फॉर्म बच्चे फिल करेंगे उसकी लास्ट डेट कौन सी होगी, यानी कि 15 दिसंबर से स्टार्ट होकर 5 जनवरी तक जो है रिसिप्ट चलेगा किसका, जो एप्लीकेशन है, जो अपना फॉर्म फिल करेंगे स्टूडेंट। उसके बाद पब्लिकेशन ऑफ लिस्ट ऑफ एलिजिबल एप्लीकांट्स, द लिस्ट शैल बी पुट अप ऑन द वेबसाइट। ठीक है, उसके बाद जो है जो कैंडिडेट जो हैं उस लिस्ट में जो पब्लिकेशन होगी कि कौन कौन इस एग्ज़ाम में एलिजिबल होने के लिए कौन है, यहाँ पर वेबसाइट पर चीज़ें निकल कर आ जाएंगी। ठीक है, कब आएगा ये, 1 फरवरी को आएगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है डिस्पैच इशू एडमिट कार्ड्स, यानी कि एडमिट कार्ड्स कब डिस्पैच होंगे, इशू होंगे 2 से 15 फरवरी। डेट देखिए इन्होंने निकाल दी है कि जो एलिजिबल एप्लीकांट्स हैं उनका एडमिट कार्ड कब डिस्पैच इशू किया जाएगा, 2 से लेकर 15 फरवरी के बीच में जो है उनका एडमिट कार्ड जो है इशू कर दिया जाएगा। उसके बाद आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट देखिए, प्रिलिमिनरी रिटिन एग्जामिनेशन, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे मल्टीपल चॉइस वाले, विच शैल बी स्क्रूटिनाइज्ड विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर की हेल्प से आप उन्हें करेंगे। ठीक है, अब ये कहाँ पर है देखिए आपका 2 मार्च, पहले इन्होंने खोल दिया है कि प्रिलिमिनरी रिटन एग्जामिनेशन कब होगा, 2 मार्च को, 2 से 15 के बीच फरवरी में जो है एडमिट कार्ड इशू हो जाएंगे। 2 मार्च को उन्होंने डेट फिक्स कर दी किसकी, प्री एग्जाम की। और उसके बाद देखिए प्री का रिजल्ट कब डिक्लेयर कर रहे हैं, डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ प्रिलिमिनरी रिटन एग्जामिनेशन कब कर चुके हैं, देखिए आपके 15 मार्च को। 2 मार्च को देखिए एग्ज़ाम लिया है और 15 मार्च को जो है प्री का रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे। हर चीज़ बड़े व्यवस्थात्मक तरीके से और बड़े कहते हैं शीघ्रता के साथ यहाँ पर चल रही है। उसके बाद फाइनल रिटन एग्जामिनेशन सब्जेक्टिव नैरेटिव, यानी कि जो मेंस होता है रिटन वाला, वो कब लेंगे, 30 मार्च में, यानी कि एक ही महीने में क्या कर रहे हैं सारी चीज़ें। ये 2 मार्च को प्री लिया, फिर 15 मार्च को प्री का इन्होंने रिजल्ट आउट कर दिया, और फाइनल रिटन यानी कि मेंस कब ले लिया इसका, 30 मार्च को जो है मेंस ले लिया जाएगा। उसके बाद ये जो मेंस एग्ज़ाम होगा इसका रिजल्ट कब डिक्लेयर होगा, तो 1 मई को जो है उसका रिजल्ट यहाँ पर ये लोग डिक्लेयर करने की बात कर रहे हैं। ठीक, उसके बाद आता है इंटरव्यू। इंटरव्यू कब होगा, ठीक है, इंटरव्यू की डेट रखी है 15 से 20 मई जो है यहाँ पर, तब से तब तक जो है इंटरव्यू चलेगा। 15 से 20 मई तक जो है क्या चलेगा, इंटरव्यू चलेगा। और डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल सेलेक्ट लिस्ट एंड कम्युनिकेशन टू द अपॉइंटिंग अथॉरिटी, फाइनल रिजल्ट आफ्टर इंटरव्यू, जो कैंडिडेट्स इस वैकेंसी में सिलेक्ट होंगे, जो सिविल जज बनेंगे, ये चीज़ कब डिक्लेयर हो जाएगी, फाइनल रिजल्ट कब डिक्लेयर होगा, 25 मई को फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। तीनों स्टेज पार करने के बाद फाइनल रिजल्ट जो है 25 मई को क्या हो जाएगा, आप उनका इशू हो जाएगा। अब देखिए साथ ही साथ इन्होंने उनका अपॉइंटमेंट लेटर डेट भी खोल दी कि जो कैंडिडेट इस सिविल जज वैकेंसी में सिलेक्ट हुए हैं उनका इश्यू ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा, ठीक है, कब निकाल दिया जाएगा, 10 जून को जो है निकाल दिया जाएगा। लास्ट डेट फॉर ज्वाइनिंग 30 जून को लास्ट डेट हो जाएगी किसकी, ज्वाइनिंग की। तो इस तरीके से आपने देखा कि 5 दिसंबर से शुरू हुआ शेड्यूल को इन्होंने
30 जून को ख़त्म कर दिया और उसके बाद 30 जून को उन्होंने क्या कर दिया, ज्वाइनिंग की लास्ट डेट रख दी और उसके बाद 5 जून से फिर दूसरे वाले सत्र की शुरुआत कर दी। तो कितने एकदम सिस्टमेटिक तरीके से चीज़ों को व्यवस्थित किया गया है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि अब देर नहीं है हिमाचल प्रदेश सिविल जज वैकेंसीज़ के लिए। तो तब तक देखिए प्रिपरेशन का भी समय चाहिए, ऐसा नहीं है कि मतलब तुरंत नोटिफिकेशन निकले तभी आप अपनी तैयारी में लगो, क्योंकि प्रिपरेशन पहले करनी चाहिए ताकि जब नोटिफिकेशन आउट हो उस समय केवल क्या किया जाए, रिवीजन ही किया जाए। धन्यवाद।